मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मैं ये दाल और रोटी नहीं खाती। रस्सियों में बंधी हुई रितु लाल नाक से सूसू करती हुई पिज़्ज़ा की फरमाइश कर रही थी। मैडम, शायद तुम्हारी नज़र कमज़ोर है, दिखाई नहीं दे रहा। दाल रोटी के साथ साथ चावल और अचार भी है। एक तो हम तुम्हें खाना खाने को दे रहे हैं, वरना और किडनैपर होते तो अब तक तुम्हारे मुंह में रुमाल ठूंस कर तुम्हें एक कोने में डाल चुके होते। पानी तक पीने को नहीं देते। तुम्हें दाल रोटी चावल अचार यहाँ तक कि सलाद भी मिल रहा है। उसके बाद भी तुम नखरे दिखा रही हो। क्या भूल गई हो, तुम अगवा हुई हो, अपने मायके में नहीं बैठी हो। उन किडनैपरों में से एक लड़का गुस्से से तड़प कर बोला। वो काफ़ी देर से रितु के नखरे बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा घूर कर रितु ने उसे देखा तो वो लड़का एकदम घबराकर पीछे हुआ और चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर फ़ोन में ऐसे व्यस्त हो गया जैसे उसे यहाँ के माहौल से कोई मतलब ना हो। भूख के मारे रितु के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन सामने रखा खाना खाने का उसका मन नहीं कर रहा था। अब तो उसकी आंखों में आंसू भी आने लगे थे, और ये तो सिर्फ रितु जानती थी कि ये आंसू उसने जानबूझकर भरे थे, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से पिज्ज़ा मंगवाने की खातिर। उन सब नकाबपोशों में से अभिषेक उस मासूम को देखकर तरस खा गया। ऋतु एकदम रोने लगी। क्या हुआ, पिज्ज़ा के लिए रो रही हो? नहीं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, पेट में दर्द हो रहा है और पिज्ज़ा भी खाना है? अजीब पागल लड़की हो, अभिषेक ने उसे गुस्से से डांट दिया। अरे बुद्धू, वो वाला नहीं, बल्कि वो वाला पेट दर्द हो रहा है, ऋतु ने उसे घूरते हुए बोला। ये वाला और वो वाला क्या होता है? पेट दर्द तो पेट दर्द होता है ना? अजीत को कुछ समझ नहीं आया तो सवालिया नज़रों से उसने अभिषेक को देखा था, जबकि अभिषेक को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था और वो एकदम सदमे में बोल पड़ा। कहीं पीरियड्स तो नहीं आने वाले? अभिषेक की चीख पर राहुल ने उसे घूर कर देखा। तुझे बहुत पता है इन सब बातों का। अभिषेक उसके लिए पैंट्स और चॉकलेट्स लेकर आया। राहुल और अजीत ये देखकर एकदम से दंग रह गए थे। सेबा तो ऐसे कर रहा है जैसे इसकी बीवी हो। अभिषेक ऋतु को पिज्ज़ा खिलाकर बेड पर लेटा आया था। एक काम कर, सुहागरात भी मना ले। पैट्स चॉकलेट तो ऐसे लाकर दे रहा है जैसे तेरी बीवी हो। अभिषेक ने राहुल की बात को इग्नोर करते हुए उसे जांचती नज़रों से देखा। एक बात बताओ, और सच सच बताओ, ये वही लड़की है ना? तुम लोगों ने फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? राहुल कुछ पल के लिए हड़बड़ाया। अरे बॉस, यकीन रखो हम पर, हमने पहले कभी गड़बड़ी की है जो अब करेंगे? राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए जज्बाती अंदाज में कहा। जवाब में अभिषेक आंखें छोटी करके उसे बुरी तरह घूरने लगा। तुम मुझे बस एक काम बता दो जो तुमने सही तरीके से किया हो। अभिषेक की बात पर राहुल खिसियानी हंसी हंसकर साइड में हो गया। ये लड़की बेहोश क्यों हो गई? कहीं मर तो नहीं गई? ऋतु जो आराम से लेटकर सोने की तैयारी कर रही थी, उसे ही शांत देखकर अजीत को शक हुआ, क्योंकि उसकी पटर पटर चलती जबान बंद होना कोई आम बात नहीं थी। रास्ते भर बक बक करके उसने उन दोनों के कान खा लिए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे किडनैपर हैं या फिर ये लड़की उन्हें किडनैप करके ले जा रही है। मजबूरन उन्हें उसे चुप करवाने के लिए उसे बेहोश करना पड़ा, और बेहोशी में ही उसे छोटे से अड्डे पर ले आए थे, जो कि अभिषेक के चौकीदार राजू बाबा के बेटे की पंचर की दुकान थी। उसके पिछले हिस्से में एक कमरा बना हुआ था। वहीं अभिषेक ने राहुल और अजीत से कहा था कि लड़की को लेकर आओ। अभिषेक काफ़ी देर से सामने मौजूद उस लड़की के चेहरे को घूर रहा था। आखिरकार तंग आकर बोल पड़ा। ये तो मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए। हमें तो लगता है इसे बेहोश करने के लिए राहुल ने कोई बड़ा सख्त वाला केमिकल इस्तेमाल किया है। कोने में बैठे अजीत ने अपनी बात कहना जरूरी समझा, जबकि अभिषेक बस उन्हें गुस्से से घूर रहा था, जो किसी काम के नहीं थे। इससे तो अच्छा था कि वो लड़की को अगवा करने के लिए कोई आदमी खरीद लेता। कम से कम इस मामले के खराब होने की उसे टेंशन तो न होती। वे सब एक दूसरे से बातों में मगन थे जब एक मासूम सी सुरीली आवाज़ कानों में गूंजी। तुम लोग खामोशी से नहीं बैठ सकते क्या? मेरी नींद खराब हो रही है। मैं कल भी पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई थी, और अभी भी तुम लोगों के ड्रामे शुरू हो गए हैं। वो ऐसे बोल रही थी जैसे सामने मौजूद लोग उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसे सगे भाई हों। अभिषेक ने उसकी बात सुनकर हैरत से अजीत की ओर देखा। कहीं तुमने सच में से नशा वशा तो नहीं कर दिया? भगवान से डरो यार, कैसी बातें करते हो तुम? क्या मैं तुमको ऐसा लगता हूँ? अजीत ने अपने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। चुप कर जाओ तुम लोग प्लीज़, मेरे सिर में दर्द होने लगा है। कितना बोलते हो यार तुम लोग। तुम लोगों ने तो लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया है। ऋतु अब अपनी दोनों आंखें खोलकर उन्हें घूरने लगी थी। तुम चुप करो,
वरना ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां से तुम्हारी वापसी नामुमकिन हो जाएगी। राहुल ने उसे खूंखार लहजे में धमकाने की कोशिश की। पहले खुद तो उस गंदी जगह से उठ जाओ। रितु के कहने पर राहुल ने अचानक अपनी साइड पर देखा, जहां एक मासूम सी बिल्ली अपना पेट साफ कर रही थी। वो एकदम हड़बड़ाकर उठकर खड़ा हुआ। बड़ा आया मुझे गायब करने वाला, वो दांत किटकिटाते हुए बोली। अभिषेक उस वक्त खामोशी से उस लड़की की एक एक हरकत को नोट कर रहा था, जिसका चेहरा बेहद मासूम था, लेकिन जबान कैंची से भी ज़्यादा तेज चल रही थी। ओ हेलो मिस्टर हीरो, आई मीन मिस्टर गुंडा, अपनी आंखें नीची कर लो वरना अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। अजीत की नज़रों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो तीखे शब्दों में बोली। और ये तुम लोगों ने क्या मुझे रस्सियों से बांध रखा है? तुम लोगों को एहसास भी है कि मैंने अपना मैनीक्योर और पेडिक्योर पर कितने पैसे खर्च किए हैं? जल्दी से रस्सियाँ खोलो। अगर मेरे हाथों में निशान पड़े तो मैं इस दुनिया में तुम लोगों का आखिरी निशान भी नहीं छोड़ूंगी। बस बहुत हो गया, अपनी जबान बंद करो वरना काट कर कुत्तों को खिला दूंगा। अपने खाने के पैसे हैं नहीं और मुझे धमकियां दे रही हो। अभिषेक ने उसे डराने के लिए कहा, लेकिन ऋतु मैडम कहाँ डरने वाली थी। हर बार की तरह इस बार भी उसने अभिषेक की धमकी को हवा में उड़ा दिया। उसी वक्त अभिषेक का मोबाइल बजा। वो फ़ोन कान से लगाकर कमरे से बाहर चला गया। अब ऋतु उन दोनों बेवकूफ़ों के सामने बैठी उन्हें घूरे जा रही थी। लड़की, अपनी आंखें नीची करो। नहीं करती, जो करना है कर लो, डरती बढ़ती नहीं हूँ किसी के बाप से। अजीत ने अब की बार अपने कानों को हाथ लगाया। तौबा तौबा, कितनी बदतमीज औरत है। हमारी औरत तो कभी हमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करती, इसीलिए तुम्हारी इतनी जबान चलती है। तुरंत ऋतु ने जवाब दिया। अगर आज मैं तुम्हारी बीवी होती ना तो देखती कैसे तुम्हारी जबान चलती। ऋतु ने दांत किटकिटाते हुए उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अभी और इसी वक्त मेरी रस्सियाँ खोलो, ये कहकर उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। उन तीनों ने अपने कानों में उंगलियां डाल ली। उन्हें लगा जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। शोर सुनकर अभिषेक फिर से कमरे में आ गया। पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कर रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? मेरी रस्सियाँ खोलो, वो फिर से चीखने लगी। अजीत ने आगे बढ़कर उसकी रस्सियाँ ढीली कर दी, लेकिन पूरी तरह खोली नहीं। उसके हाथ पांव अब थोड़ी हरकत करने के काबिल हो गए थे, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कलाई पर निशान देखा, उसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। इस पर अभिषेक उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। आखिर क्या चीज़ हो तुम? वही जो तुम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऋतु ने एक अदा से अपने बाल हवा में झटकने की कोशिश की, मगर नाकाम रही, क्योंकि हाथ अभी भी रस्सियों में बंधे थे, जबकि अजीत उसकी बेबसी पर दांत दिखा रहा था। ऋतु मैडम का इरादा बाद में उससे अच्छी तरह निपटने का था। अब मुझे बताओ, तुम लोग मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हो? अगर तुम्हें लगता है कि मेरे पापा को कॉल करके तुम उनसे पैसे मांगोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तुम लोगों से पहले मैं भी एक बार ये ड्रामा कर चुकी हूँ। ये कहकर उसने मासूमियत से सिर झटका। 1 साल पहले पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ने पर उसने अपने अगवा होने का ड्रामा रचाया था, लेकिन उसके पापा उसे रंगे हाथों पकड़कर लाए थे, जहां वो पिज़्ज़ा और बर्गर से इंसाफ कर रही थी और उसके साथी किडनैपर लैला मैं लैला पर डांस कर रहे थे। तब अजय साहब ने बाकायदा माथा पीट लिया था और 1 महीने के लिए ऋतु को घर में कैद कर दिया था, लेकिन आज तो वो सचमुच अगवा हो चुकी थी। अभिषेक उसके सामने कुर्सी रखकर सुकून से बैठ गया, टांग पर टांग चढ़ाए उसे जांचती नज़रों से देख रहा था, जबकि ऋतु मासूमियत से टिमटिमाती आंखों से उसे घूर रही थी। यार, वैसे हैंडसम तो तुम बहुत हो और अच्छे खासे चिकने भी। ये कहकर ऋतु ने सीटी की शक्ल में होंठ घुमाए तो वो एकदम से हड़बड़ा गया। ऐसा नहीं था कि वो पहले कभी किसी लड़की के साथ फेस टू फेस नहीं हुआ था। वो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था और ख़ुद भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, लेकिन वो हद से ज़्यादा मगरूर था। उसने कभी किसी की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। फालतू मुँह लगाना तो बहुत दूर की बात थी। ऋतु के बारे में उसने जो कुछ भी सुन रखा था वो सब उसके सामने उल्टा साबित हो रहा था। वो ना तो सीधी सादी लड़की थी और ना ही किसी नॉर्मल बैकग्राउंड की लग रही थी। अगर इस तरह देखते रहोगे तो तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, इसलिए नज़रें नीचे कर लो। ऋतु ने यह कहकर उसे बाईं आंख मारी तो वो एकदम से हड़बड़ाकर सीधा होकर बैठ गया। देखो लड़की, मैं तुमसे 2 टूक अंदाज में बात करूँगा। तुम अपनी रिपोर्ट वापस ले लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त को कितनी मुसीबत उठानी पड़ी थी। वो अब संजीदगी से उसके चेहरे को घूरते हुए बोल रहा था, जबकि ऋतु सोच में पड़ गई थी।
देखो, मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर एक कीड़ा मौजूद है जिसकी वजह से मैं चैन से नहीं बैठ सकती, लेकिन माँ कसम, मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया कि पुलिस जाने की नौबत आ जाए। मेरे बाप को पता चल गया तो वो मेरी हड्डियाँ तोड़कर मुझे घर पर ही बिठा देगा। ये इल्ज़ाम किसी और पर लगाना मेरे लिए ये सहना बड़ा मुश्किल है। ये कहते हुए ऋतु ने बड़ी मुश्किल से रस्सियों से अपना बायां हाथ बाहर निकाला और कानों को हाथ लगा लिया। अभिषेक एक बार फिर से पलटकर अजीत की ओर देखने लगा, जिसने नजरें चुरा लीं और बेवजह कोई गाना गुनगुनाने लगा। तुम लोगों को 100% यकीन है कि ये वही लड़की थी? हाँ यार, हमें पूरा यकीन है। राहुल ने जल्दी से आगे बढ़कर सफाई दी। खुद भी देख ले, इसने भी लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं। क्या तूने इसकी गाड़ी का नंबर देखा था? अभिषेक ने एक एक शब्द को चबाते हुए पूछा। इस बार राहुल हड़बड़ा गया। मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर खिसक लिया था। अभिषेक ने जिन लोगों को लड़की उठाने के लिए कहा था अभिषेक ने जिस लड़की को उठाने के लिए कहा था उसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो भी उसी पार्लर गई थी जिसमें कि ऋतु गई थी। दोनों की टाइमिंग भी एक जैसी थी। बस उसे निकलने में थोड़ी देर हो गई थी। जब ऋतु बाहर निकली तो उसकी सारी निशानियां वैसी ही थीं जैसी अभिषेक ने बताई थीं। ऋतु की गाड़ी भी उसी लड़की की गाड़ी के साथ खड़ी थी। इस वजह से उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया और ऋतु को उसी लड़की को समझकर उठा लिया। हालांकि रास्ते में अजीत ने कहा भी था कि इस लड़की की शक्ल थोड़ी सी बदल गई है, पहले से ज़्यादा प्यारी हो गई है। सिर्फ अजीत ही था जिसने उस लड़की की शक्ल देखी हुई थी, मगर दूर दूर से, और अभिषेक ने उसी के भरोसे बाकी लोगों को भेज दिया था। मुझे भूख लगी है। ऋतु ने एक और पिन उन लोगों को चुभा दी। दाल है, चावल है, अचार है, रोटी है, इसे लाकर दे दो, ये खा लेगी। राहुल ने अपने एक साथी से कहा। मुझे दाल नहीं खानी, मुझे पिज्ज़ा खाना है, उसने जिद कर दी। तो हम यहाँ तुम्हें डेट पर लेकर नहीं आए हैं। तुम लोगों की शक्ल इतनी प्यारी भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ डेट पर आऊँ, वो बराबर का जवाब देते हुए बोली। राहुल पाँव पटकता हुआ साइड में हो गया। बॉस, ये लड़की तो हमसे डर ही नहीं रही, हम क्या खाक किडनैपर बनेंगे? जबकि अभिषेक गहरी सांस लेकर रह गया। ऋतु मासूमियत से आंखें टिमटिमाकर अभिषेक को देखने लगी। तो मुझे जरा एक बात तो बताओ, तुम सिंगल हो या फिर लड़कियां बड़कियां भी फंसाई हुई हैं? वैसे जितने हसीन तुम हो ना, 3-4 गर्लफ्रेंड्स तो तुम्हारी जरूर होंगी। मैं इस तरह की बेकार हरकतें करना पसंद नहीं करता, अभिषेक ने नफरत से सिर झटकते हुए जवाब दिया। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठी पूरे कमरे को गौर से देखने लगी। उसके पेट में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था और ये दर्द क्यों हो रहा था ये बात उसे अच्छी तरह पता थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। अभिषेक ने जब उसके चेहरे के बदले हुए भाव देखे तो पूछे बिना न रह सका। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं, उसने मासूमियत से सर नामे हिलाकर जवाब दिया। मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। भाई, हम कहते हैं कि इसको एक कदम भी बाहर मत निकलने देना, वरना ये यहाँ से भाग जाएगी। अजीत, जो कुछ देर पहले ही कमरे में आया था, उसके उठने से पहले ही बोल पड़ा। अभिषेक ने उसे बहुत ही गंदे तरीके से घूरा तो वो सटपटाते हुए वहीं वापस बैठ गया। किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना, अभिषेक उसे समझाते हुए उसकी रस्सियां खोलने लगा। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर जगमगाते मैसेज को देखकर उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। अभिषेक को अपने अंदर गुस्से की लहर उठती महसूस हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने निकम्मे दोस्तों को जिंदा जमीन में दफन कर दे। वे गलत लड़की को अगवा करके ले आए थे। अभिषेक को खुद पर भी अब बुरी तरह गुस्सा आने लगा था और शर्मिंदगी का एहसास भी अलग हो रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी गलती कैसे सुधारे। दूसरी तरफ जब ऋतु कुर्सी से उठी तो वहां लाल रंग के छोटे छोटे निशान दिखाई दिए। उन्हें देखकर अभिषेक बुरी तरह सटपटा गया। अचानक उसने दोबारा ऋतु को खींचकर कुर्सी पर बिठा दिया। वो हैरानी से उसकी शक्ल देखने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? बहुत अर्जेंट जाना है मुझे, उसने इस बार धीमे से अभिषेक के कान में कहा। अभिषेक जरा सा उसके कानों की तरफ झुका और संजीदा लहजे में बोला, क्या तुम्हारे पास इस सब का इंतजाम नहीं था? हैरत के मारे ऋतु की आंखें खुली की खुली रह गईं और देखते ही देखते शर्म से उसका चेहरा लाल अंगार बन गया। ओए मजनू, तू क्या इस लड़की के साथ फेरी हो रहा है? पीछे खड़े राहुल से ये मंजर देखा नहीं गया और वो जलन में बोल पड़ा। तुम चुपचाप खड़े रहो, अभी जो मैं तुम लोगों के साथ करने वाला हूं ना, वो तो तुम लोग मरते दम तक याद रखोगे, अभिषेक ने उसे धमकाते हुए कहा और फिर दोबारा ऋतु की ओर देखा। नहीं, उसने बेबसी और मासूमियत से सिर नामे हिला दिया।
अगले ही पल उसे गुस्सा आया था। और तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे ये लोग मुझे पिकनिक पर लेकर आए थे, जो मैं सारा इंतजाम करके चलती। ये लोग मुझे किडनैप करके लाए थे। अभिषेक को फिर से शर्मिंदगी महसूस होने लगी। अच्छा सुनो, तुम यहीं पर बैठी रहना, उठना मत। वो उसके लिए सामान लेने के इरादे से कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि उसे फिर से ऋतु की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। सुनो, मेरे लिए चॉकलेट्स भी लाना, बहुत दिल कर रहा है। वो एक पल के लिए चौंका, फिर उसे याद आया कि ऐसी हालत में लड़कियां चॉकलेट खाना पसंद करती हैं, जबकि राहुल के तो तन बदन में आग लग गई। ओह हेलो मैडम, हम तुम्हें अगवा करके लाए हैं, तुम्हें होटल में खाना खिलाने के लिए नहीं, जो तुम हमारे साथ इतना फ्री हो रही हो। और सुन अभिषेक, तू कहाँ जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही तुझे भी इस लड़की से पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है? राहुल की आंखों में ये मंजर बहुत बुरी तरह से चुभ रहा था। देखो मिस्टर हैंडसम, तुम जल्दी से जाओ, इन लोगों को छोड़ो, इनसे तो मैं खुद ही निपट लूँगी। ऋतु ने हाथ हवा में झुलाकर उसे बाहर निकलने का इशारा किया तो वो उसकी शक्ल देखता रह गया। काफ़ी देर से वो अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि ये लड़की उसने पहले भी कहीं देखी है। वो गाड़ी में जाकर बैठा ही था कि उसके दिमाग में अब जैसे धमाका सा हुआ। धीरे धीरे उसे सारा मंजर याद आ गया। ये तो वही लड़की थी जिसे वो पिछले 2 सालों से तलाश कर रहा था। यही तो वजह थी कि उसकी इस कदर जबान दराजी के बावजूद भी वो उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। अभी भी जब वो उसके करीब गया था तो उसे वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई थी। ऋतु पिछले 5 सालों से एक ही परफ्यूम यूज़ कर रही थी। वो उस परफ्यूम से बुरी तरह जुड़ गई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि इसी परफ्यूम की वजह से उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अभिषेक के जाने के बाद राहुल और उसके दोस्त फिर से ऋतु के सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए। और दीदी, तुम हमें एक बात तो बताओ। अब की बार जैसे ही अजीत ने उसे दीदी कहा तो वो तड़प कर अजीत के चेहरे की ओर देखने लगी। मैं तुमसे पूरे 5 साल छोटी हूँ। खबरदार, जो तुमने मुझे खुद से बड़ा बनाया। ओह दीदी, ये सारी बातें छोड़ो, मैं तो तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसी वजह से तुम्हें दीदी कहता हूँ। तुम हमें ये तो बताओ कि तुम्हारा बाप कितना अमीर है? अगर हम तुम्हारे बाप से 1 करोड़ मांगें तो क्या वो हमारी झोली में फेंक देगा? ऋतु ने उसे इतनी बुरी तरह घूरा कि वो नजरें चुराने पर मजबूर हो गया। मैं तुम लोगों को एडवांस में बता चुकी हूँ कि मेरा बाप मेरी वजह से तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने उसे फ़ोन करने की कोशिश की तो वो यहाँ अगले 1 घंटे में पहुँच जाएगा और तुम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी फेंक देगा। क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं शहर के कमिश्नर की बेटी हूँ? ये सुनकर राहुल और अजीत दोनों ही खिलखिलाकर हंस पड़े। बस बस, ये लंबी लंबी किसी और के सामने जाकर छोड़ना। हमें पता है तुम्हारा बाप कोई छोटा मोटा कारोबार करता है और अच्छी खासी कमाई कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कमिश्नर ही बना लो। इस बार मुस्कुराने की बारी ऋतु की थी, लेकिन पेट में उठते दर्द की लहर की वजह से वो मुस्कुराना भी उसे मुश्किल हो रहा था। वो भी अंदाजा लगा चुकी थी कि उन लोगों ने गलत लड़की को अगवा कर लिया है। अभिषेक जैसे ही सामान लेकर वापस आया, अजीत ने बिना कुछ सोचे समझे उसके हाथों से थैली उचक ली। लेकिन जैसे ही अजीत ने थैली खोली, उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। सारा सामान थैली से निकलकर जमीन पर फैल गया था। ऋतु ने अचानक ही अपनी गर्दन फेर ली। ओ भाई, ये तो गजब हो गया। कब हुआ ये? कैसे शुरू हुआ? ओ भाई, हमें भी तो बताओ, हम तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेंगे। अगर इलाज के लिए हमें अपना एक गुर्दा भी बेचना पड़ा तो हम तुम्हारे लिए अपना गुर्दा भी बेच देंगे, लेकिन हमें बताओ तो सही। फिजूल बातें मत करो और ये सारा सामान मुझे दो, अभिषेक ने सख्ती से कहा। अरे भाई, तुम्हें ये सब शुरू कब से हुआ? बेवकूफ़ इंसानों, ये मेरे लिए नहीं, इस लड़की के लिए है। वाह मेरे यार, हमारे लिए तो तुम 2 रुपये की टॉफ़ी भी लेकर नहीं आते और इस लड़की के लिए चॉकलेट्स के साथ पीरियड्स का सामान लेकर आए हो। मुझे तो लग रहा है जितनी सेवा तुम इसकी कर रहे हो ना, इसी तरह चलता रहा तो अगले घंटे में तुम इसके साथ सुहागरात भी मना लोगे। अपनी जबान को लगाम दो वरना खींच लूँगा, अभिषेक ने गुस्से से कहा। ये सब कुछ तुम घटिया लोगों की वजह से हुआ है। तुम लोगों ने एक गलत लड़की को अगवा कर लिया है। ये सुनते ही वो दोनों के चेहरे एकदम सफ़ेद पड़ गए। दोनों ने एक साथ ऋतु की ओर देखा तो वो मासूमियत से आंखें टिमटिमाने लगी। क्या मैं अपने कमिश्नर पापा को फ़ोन करूं? अजीत और राहुल ने तो अचानक उसके सामने हाथ जोड़ दिए,
जबकि अभिषेक ने सामान उसके हवाले करके अपने नालायक दोस्तों को बाहर निकलने का इशारा किया और खुद भी कमरे से बाहर चला गया। ओए हीरो, कहीं तुम लोगों ने यहाँ कैमरे वैमरे तो नहीं लगाए हैं? फिक्र मत करो, हम इतने घटिया भी नहीं हैं। अभिषेक की मुस्कुराहट ना चाहते हुए भी गहरी हो गई थी, क्योंकि जब से उस पर ये राज खुला था कि ये लड़की वही लड़की है जिसकी तलाश में वो 2 सालों से मारा मारा फिर रहा था, तब से उसकी मुस्कुराहट उसके होठों से जुदा नहीं हो रही थी। अजीत और राहुल ने जब उसे लगातार मुस्कुराते हुए देखा तो हैरत से एक दूसरे को घूरने लगे। यार, इसे क्या हो गया है? कहीं सच में तो इसे इस बेवकूफ़ लड़की से मोहब्बत ना हो गई हो। मैं तो सोच रहा हूँ, अगर इसने हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट कर दी या फिर इसका कमिश्नर बाप यहाँ पहुँच गया तो हमारी तो बाट लग जाएगी। अरे, हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। दरअसल उनका एक दोस्त था विष्णु, जिसके खिलाफ उसकी क्लास फेलो ने रिपोर्ट करवाई थी और वो उस वक्त जेल में मौजूद था। क्योंकि ये विष्णु के खिलाफ 8वीं रिपोर्ट थी, इसी वजह से उसके बाप ने साफ इनकार कर दिया था कि अब वो उसकी जमानत के लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगा। जो करना है खुद ही करो। अपने नालायक दोस्तों से जाकर मदद मांगो, जिनकी वजह से तुम इन कामों में फंसते हो। और फिर सब दोस्तों ने मिलकर फैसला किया था कि वे उस लड़की को अगवा करेंगे और उसे डरा धमकाकर रिपोर्ट वापस लेने को कहेंगे। लेकिन यहाँ भी उन्होंने बवंडर मचा दिया था और गलत लड़की को अगवा कर लिया था। थोड़ी ही देर के बाद अभिषेक के मोबाइल पर फिर से कॉल आने लगी। अजीत झुंझलाकर बोला, यार, एक तो इसकी रिश्तेदारियां बहुत हैं, हर वक्त इसका मोबाइल जब देखो बजता ही रहता है। अभिषेक ने मोबाइल कान से लगाया तो एक और धमाका हुआ। उसका दोस्त विष्णु जेल से रिहा हो गया था। आखिरकार उसके बाप को उस पर तरस आ ही गया था, लेकिन अब ऋतु अंदर बैठी उनके अगले हुक्म का इंतजार कर रही थी। उसे तो बचपन से ही एडवेंचर करने का बहुत शौक था और ये भी उसके लिए एक तरह का एडवेंचर ही बन गया था। थोड़ी ही देर के बाद वो तीनों फिर से कमरे के अंदर मौजूद थे। तुम लोग आखिर कब तक मुझे यहाँ रखोगे और मुझे यहाँ लाने का मकसद क्या है? मुझे दोबारा कंफर्म करा दो, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अब उसके शब्दों में पहले जैसा जोश नहीं था। उसकी तबीयत खराब हो रही थी और बुखार की वजह से उसका चेहरा भी लाल पड़ने लगा था। अब हम तुम्हें और यहाँ नहीं रखेंगे। तुम हमें बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ, अभिषेक ने निगाहें चुराते हुए कहा। अरे, क्या बस इतनी सी देर के लिए तुम लोगों ने मुझे अगवा किया था? यार, हमसे एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। अजीत ने आगे बढ़कर माफ़ी मांगी और उसे सारी कहानी सुना दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ने जाएं तो तुम्हारा बाप तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दे, ये कहकर कि तुमने उसकी इज्जत पर आँच आने दी। फिल्मों में ऐसा ही होता है ना, और कहानियों में भी। फिर क्या करोगी तुम? देखो, हम लोगों का इतना बड़ा दिल नहीं है कि तुम जैसी मुसीबत को हमेशा के लिए अपने गले में ढोल की तरह बांध लें, जैसे फिल्मों में हीरो करते हैं। जब एक इज्जतदार और गैरतमंद बाप ऐसे केसेस में लड़की को घर से निकाल देता है तो वही किडनैपर आगे बढ़कर लड़की की मांग में सिंदूर भर देता है, उसे अपनी पत्नी बना लेता है, फिर उसे अपने घर लेकर जाता है, उसके साथ सुहागरात मनाता है, बच्चे पैदा होते हैं और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बस कहानी ख़त्म। लेकिन देखो, हम लोगों में इतना लंबा चौड़ा दिल और जिगरा नहीं है कि तुम जैसी आफत की पुड़िया को हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। तो इस सिचुएशन में जो कुछ करना होगा वो तुम्हें ही करना होगा। उसकी लंबी चौड़ी बात सुनकर ऋतु ने उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे उसे अभी अभी कच्चा ही खा जाएगी। फिक्र मत करो, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं, और अगर होंगे भी तो तुम जैसे लोफर और बेवकूफ़ों के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये तक पता होगा कि मैं घर पर हूँ भी या नहीं। आखिर में बोलते बोलते ना चाहते हुए भी ऋतु के शब्द कड़वे हो गए थे। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी उतर आई। अभिषेक ने ये बात शिद्दत से महसूस की। अचानक ही ऋतु की नज़र अपने हाथों पर पड़ी और एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरी अंगूठी, मेरी मंगनी की अंगूठी गुम हो गई। अजीत और राहुल बौखलाते हुए ज़मीन पर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, जबकि अभिषेक अपनी जगह पर एकदम पत्थर सा बन गया। उसे लगा जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या वो अपनी मंगनी की बात कर रही थी? उसने अचानक ऋतु के चेहरे की ओर देखा, जहाँ चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, जिससे जाहिर हो रहा था कि ये अंगूठी उसके लिए कितनी अहम थी। अगर अंगूठी इतनी अहम थी तो उसे पहनाने वाला भी। इससे आगे अभिषेक सोच भी ना सका। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी खींच ली और लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर चला गया।
अरे हमारे बॉस को क्या हो गया? उसे वापस बुलाओ। इस लड़की की अंगूठी ढूंढ कर देनी है, वरना ये चीख चीख कर हमें तो अधमरा ही कर देगी। अजीत ने पीछे से आवाज भी लगाई, लेकिन अभिषेक वहां से जा चुका था और रश ड्राइविंग करते हुए अपने घर पहुंच गया। उसने राहुल को फ़ोन करके कह दिया था कि ऋतु को उसके घर ड्रॉप कर दे। वो पूरे रास्ते उन दोनों से बातें करती आई थी और उनसे दोस्ती कर ली थी, यहाँ तक कि उन्हें अपना भाई बना लिया था। जब वो अपने घर पहुंची तो राहुल की आंखें हैरत से फैल गईं। ऐसा नहीं था कि वो खुद मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसके पापा भी सरकारी अफसर थे और 19 ग्रेड के थे, लेकिन ऋतु के घर की तो बात ही अलग थी। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को चाय पानी पिलाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीत ने फिर से दीदी कहकर पुकारा तो वो बुरा सा मुंह बनाती हुई गाड़ी से नीचे उतरी और हाथ हिलाकर उन्हें बाय करती हुई उन्हें धन्यवाद करने लगी, जबकि वो दोनों मुस्कुराते हुए वापसी की ओर बढ़ गए। ऋतु तब तक उनकी गाड़ी को देखती रही जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल न हो गई। घर के अंदर दाखिल होते वक्त उसके दिमाग में एक पल के लिए अभिषेक का ख्याल आया था। बहुत ही अजीब आदमी था। उसे लड़कियों से बात करने की भी तमीज़ नहीं थी, बल्कि किसी से भी बात करने की तमीज़ नहीं थी। वो सिर झटकती हुई घर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। मिल गई मेरी बच्ची को आवारागर्दी से फुर्सत। प्रीति जी की आवाज़ सुनकर उसने खुद को कुछ भी बोलने से रोका था, लेकिन शायद वो आज उसे बोलते हुए देखना चाहती थी। मैंने तुम्हारे बाप को समझाया भी है कि वो तुम्हें थोड़ी सी लगाम डाले, मगर तुम्हारा बाप सुनता ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को हमारा मुंह काला करके तुम हमें पूरी दुनिया के सामने रुस्वा कर दोगी। प्रीति जी ने बात आगे बढ़ाई तो वो अपनी जगह रुक गई। आपको मुझे नहीं, बल्कि अपनी बेटी को लगाम डालने की ज़रूरत है। आपको पता भी है कि इस वक्त वो कहाँ है? शहर की सबसे बदनाम जगह पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही है। कल को अगर उसकी तस्वीरें वगैरह लीक हो गई तो मुंह छुपाने को आपको जगह भी नहीं मिलेगी। इसीलिए भलाई इसी में है कि मुझ पर से अपनी निगाहें हटाएं और अपनी बेटी की तरफ लगा दें। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, बल्कि लंबे लंबे डग भरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसका दिल कर रहा था कि वो चीख चीख कर रो पड़े, लेकिन वो उस औरत के सामने रोकर अपने आंसुओं को बेमोल नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो कमरे के अंदर दाखिल हुई, थके हुए अंदाज में बेड पर लेट गई और सिसकियों के साथ रोने लगी। जब वो 8 साल की थी तभी उसकी माँ का एक दर्द भरे हादसे में देहांत हो गया था। उधर उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ कि उनकी चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी, और उधर उसके बाप ने दूसरी शादी रचा ली। वो उनके अफेयर से बहुत पहले से ही परिचित थी। वो अक्सर अपनी माँ और मासी की बातें सुनती रहती थी। उसकी माँ अपने पति की वजह से अक्सर छुप छुप कर रोती रहती थी। धीरे धीरे वो अपने बाप से दूर होती गई और माँ के करीब होने लगी, लेकिन जब उसे अपनी माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। प्रीति के घर में आने के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई थीं, लेकिन उसने अपने आप को बिल्कुल भी नहीं बदला था और ना ही मजलूम बनकर उनके जुल्म सहती थी। एक बार उसकी सौतेली बहन ने उसका कमरा छीनने की कोशिश की तो उसने पूरे घर में कयामत खड़ी कर दी। यहाँ तक कि उसके पापा भी उस वक्त उसके साथ खड़े थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके पापा अब अपनी पत्नी प्रीति का साथ देने लगे और वो उनकी नज़रों में बुरी तरह निकम्मी बनती चली गई। एक बार तो उसने कुछ भी गलती नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी प्रीति जी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया तो उसने जानबूझकर फिर वही गलती की थी और उनकी आंखों में देखते हुए बेफिक्र होकर कहा, जब बिना वजह इल्ज़ाम लग जाए तो क्या कीजिए? तो कीजिए कि वो पाप कर ही लीजिए। प्रीति जी भी बस उसे देखकर रह गई थी। वो जानती थी कि उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उनके लिए भी अपनी जुबान पर काबू पाना मुश्किल था। अजय साहब ज़्यादातर अपनी नौकरी और अपने बिजनेस में बिजी रहते थे, और अगर उन्हें कभी टाइम मिलता तो वो अपने सौतेले बच्चों के साथ ही वक्त गुजारते। बड़ी बेटी के लिए उनके पास कम ही वक्त होता था। कुछ महीने पहले ही उन्होंने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे से की थी। ये पूरी तरह एक सियासी शादी थी। कार्तिक को ऋतु में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे संजीदा मिजाज वाली खामोश लड़कियां पसंद थीं और वो सीधी सादी शर्मीली लड़कियों को अहमियत देता था। ऋतु अक्सर सोचती थी कि उसके पीछे भी एक वजह थी। कार्तिक चाहता था कि उसकी बीवी उसकी गुलाम बनकर रहे, जबकि ऋतु से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। मगर अपने पापा के लिए उसने रिश्ते के लिए हामी भर दी थी।
उनके ख़ानदान की कुछ रस्में और कुछ असूल थे, जिसमें से एक परंपरा ये थी कि उनके ख़ानदान में होने वाली मंगनियाँ कभी टूटती नहीं थीं और जवान देने वाला पीछे नहीं हटता था। ऋतु भी बस इसी परंपरा की भेंट चढ़ गई थी। अभी भी उसे कल कार्तिक के साथ लंच पर जाना था। होटल की थीम के हवाले से कुछ बातें करनी थी। उसे अभी से ही सोच सोच कर उलझन हो रही थी। रात के वक्त उसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो उसने गैर इरादी तौर पर मोबाइल में गैलरी खोल ली और तस्वीरों को देखने लगी। अचानक वो कश्मीर वाली तस्वीरों पर पहुंची और उसके दिमाग में एक धमाका हुआ। उसके वजूद को झटका लगा। वो जल्दी से अपने बेड पर उठकर बैठ गई। अरे वो बंदा, वो तो वही था जिसकी उस दिन मैंने जान बचाई थी। अभिषेक के बारे में सोचकर ही उसके होंठ सीटी की सूरत में घूम गए। आज जब उसने अभिषेक को देखा था तो वो याद करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कई साल गुजर गए थे और अभिषेक का चेहरा भी बिल्कुल बदल चुका था। उस दिन उसका चेहरा जख्मों से भरा हुआ था, जिसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। शिट, मुझे किसी का तो नंबर लेना चाहिए था। अब मैं अपने भाइयों से दोबारा कब मुलाकात करूंगी? उसे अब सच में अफसोस हो रहा था। कम से कम वो अजीत भाई का ही नंबर लेकर आती, जो अच्छा खासा मजाकिया इंसान था। अगर कभी कभार उसका मूड ख़राब होता तो वो उससे बात करके अपने मूड को बेहतर बना सकती थी। 2 साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए कश्मीर गई थी। वहाँ रास्ते में ही एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। ऋतु ने जाकर देखा तो गाड़ी में अभिषेक मौजूद था। ऋतु ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर अभिषेक को अस्पताल लेकर गई थी और फिर काफ़ी देर तक उसके साथ ही बैठी रही थी। उस लड़के के होश में आने के बाद भी ऋतु उसके पास ही ठहरी रही और फिर उसके घर वालों के आने पर वो वहाँ से चली गई। अभिषेक को वो लड़की पहले ही नज़र में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसके पास उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ कुछ दिनों का नशा है जो खुद ब खुद दिमाग से उतर जाएगा, लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद भी वो उसे भूल नहीं पाया था। ऋतु उसी के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। अगली सुबह उसने अपने मंगेतर से बहाना बना लिया कि उसे एमफिल में एडमिशन करवाने के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी, लेकिन अब टाइम पास के लिए एमफिल करने का भी इरादा था। इस तरह से उसे घर के टॉक्सिक माहौल से थोड़ी देर के लिए रिहाई मिल जानी थी। दोस्त वगैरह तो वो पहले भी ज़्यादा नहीं रखती थी, बस 2-3 ही लोग थे, वो भी आजकल अपने काम के हवाले से बिजी थे। ऋतु जैसे ही एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाकर पीछे घूमी, उसका वजूद किसी भारी चीज़ के साथ जाकर टकराया। अंधे हो गए हो, वो गुस्से से चीखी, लेकिन जैसे ही निगाहें उठी तो सामने ही अभिषेक खड़ा था। उसके बाकी के शब्द मुंह में रह गए। राहुल जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा था, ऋतु को देखकर तेजी से चलता हुआ उसके पास आ गया था। ओ हेलो सिस्टर, कैसी हो तुम? मुझे तो लगा कि अब कभी तुमसे मुलाकात नहीं होगी, लेकिन लगता है हम तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं। यही बात मुझे तुम लोगों से करनी चाहिए। जबकि अभिषेक खामोशी से उन्हें बोलते हुए देख रहा था। सूरज की रोशनी ऋतु के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी बिराउन आंखें चमक रही थीं। अभिषेक ने भी आगे बढ़कर उसी यूनिवर्सिटी में एमफिल में एडमिशन लिया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में। जब ऋतु के इस बारे में पता चला तो उसने अभिषेक के जाने के फ़ौरन बाद ही एडमिशन फॉर्म दोबारा रिफ़िल किया। इस बार उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया था। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट फैली हुई थी, जबकि आंखों में भी शरारत नाच रही थी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन जब वो अंदर दाखिल हुई तो उसकी नज़र अभिषेक पर पड़ी। वो हर तरफ से लापरवाह नज़र झुकाए डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहा था। वो भी छोटे बच्चों की तरह उछलती हुई उसके पीछे भागी और हल्का सा थप्पड़ अभिषेक के सर पर मारा। इससे पहले कि अभिषेक कुछ कहता, सामने मौजूद लड़की को देखकर उसने अपने होंठ सी लिए। ये क्या बदतमीजी है? मैं जो चाहे कर सकती हूँ, तुम मुझे रोक टोक नहीं सकते। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरे पास तुम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम लोगों ने मुझे अगवा किया था। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी पुलिस को जाकर बता सकती हूँ। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, इसी वजह से कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अभिषेक ने उसकी बात पर जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। ऋतु उसके बराबर होने की कोशिश में परेशान हो रही थी, क्योंकि अभिषेक बहुत तेज तेज चल रहा था। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई तो अचानक उसे ठोकर लगी। इससे पहले कि वो जमीन पर गिर जाती, अभिषेक ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचा लिया। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऋतु अभिषेक की सांसों की गर्मी अपने माथे पर महसूस कर रही थी और बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रही थी, जबकि अभिषेक की हालत भी उससे अलग नहीं थी।
वो लोग काफ़ी देर तक इसी पोजीशन में रहे कि आगे पीछे से गुजरने वाले स्टूडेंट ने उनका ध्यान एक दूसरे की तरफ दिलाया तो वो जल्दी से सीधा होकर खड़ा हो गया। तुम ठीक हो? उसने नरम लहजे में सवाल किया। रितु को अपनी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी और उसके गाल अपने आप से तपने लगे थे। उसे खुद को कंपोज करने में काफ़ी वक्त लग गया। क्लास में पहुंचते ही उसने सबसे पहले अभिषेक को यही कहा, आज तुमने अपना एहसान चुका दिया। तुमने मेरी मदद की थी और आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी। ये सुनकर वो चौंक गया। फिर बात को समझते हुए उसने हाँ में गर्दन हिला दी। लेक्चर के बीच भी वो उसे लगातार बातें कर रही थी और एक पल के लिए भी वो खामोश नहीं रही थी। क्या तुम थोड़ी देर के लिए चुप होकर नहीं बैठ सकती? अभिषेक ने सख्त लहजे में कहा तो वो बुरा सा मुंह बनाते हुए सर ना में हिलाने लगी। तो फिर किसी और के साथ जाकर बैठ जाओ, यहाँ पर मेरा दिमाग मत खाओ। मैं अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ क्लास लेने के लिए आया हूँ, तुमसे बेकार की बात करने के लिए नहीं। अभिषेक की बातें सुनकर रितु को बुरा लगा। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे साथ कोई बंदा हंसकर बात भी कर सके, तो फिर क्यों कर रही हो? जाओ किसी और से बातें करो, यहाँ पर तुम्हारी तरह के हजारों नमूने बैठे हैं। ये कहकर वो उठकर कमरे से बाहर ही निकल गया। अभी दूसरी क्लास में काफ़ी टाइम रहता था, जबकि रितु डबडबाई हुई आंखों से उसकी पीठ को घूरती रह गई। एक नंबर का खड़ूस इंसान है ये, जरा भी तमीज नहीं कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। पागल साइको कहीं का। कल थोड़ा सा ख्याल रख रहा था जैसे मेरा कोई बहुत बड़ा सगा हो, और आज देखो पागल इंसान। ये कहकर वो फिर से अपनी किताबों पर झुक गई। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि उसके पहलू में एक और क्लास फेलो आकर बैठा। उसका नाम आदित्य था और वो पंजाब से था। उसकी नेचर भी काफ़ी ज़्यादा जॉली थी। रितु थोड़ी ही देर में उसके साथ फ्री हो गई। अभिषेक जब वो वापस रूम में लौटा तो न जाने क्यों रितु को उस लड़के के साथ फ्री होता देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। वो रितु के बराबर वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब उसे लेक्चर पर भी फोकस नहीं हो रहा था। बार बार उसकी नज़रें भटकती हुई रितु की सीट पर जा रही थीं और रितु ये बात अच्छी तरह महसूस कर रही थी और दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी। जब छुट्टी के टाइम पे दोनों बाहर निकले तो रितु एहसान करने वाले अंदाज में बोली, अगर तुम मुझसे सॉरी कर लो तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। वो फिर से उसके बराबर में चलने लगी थी। अभिषेक ने इस बार अपनी गर्दन झुका ली और धीमी आवाज़ में कहा, सॉरी। रितु को मुश्किल से ही उसकी आवाज़ सुनाई दी। तब तक तो वो उसकी नज़रों से ओझल भी हो चुका था। रितु जब यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर पहुंची तो सामने ही कार्तिक खड़ा था। वो फौरन ही हकीकत की दुनिया में वापस आ गई। थोड़ी देर पहले उसके दिमाग में जो सपने चल रहे थे वो सारे चूर चूर हो गए। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? कार्तिक का अंदाज काफ़ी गुस्से से भरा था। क्लास ले रही थी? क्या मेरी कॉल तुम्हारी क्लास से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उसने तीखे शब्दों में सवाल किया। मेरा ख्याल है तुम्हें अपने सवाल का जवाब काफ़ी देर पहले ही मिल चुका होगा। वो भी कहाँ पीछे रहने वालों में से थी। कार्तिक बस उसके चेहरे को घूर कर रह गया। जब वो गाड़ी में बैठी तब उसने तंजिया अंदाज में कहा, तुम्हारी बेकार की बातें मैं शादी के बाद बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपनी ही लंबी जुबान काट कर आना, क्योंकि मुझे बदतमीजी करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे भी बिना वजह हुक्म चलाने वाले मर्दों से नफरत है। उसने भी बराबर का जवाब दिया। कार्तिक ने एक झटके से गाड़ी रोक दी। उतरो उतरो मेरी गाड़ी से। ये सुनकर रितु ने नासमझी से उसके चेहरे की ओर देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा अभी और इसी वक्त मेरी गाड़ी से उतरो, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। कार्तिक, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम मुझे इस तरह बीच रास्ते में उतरने के लिए कैसे कह सकते हो? और ये रास्ता भी काफ़ी सुनसान है। इतना टाइम गुजर गया है, मैं यहाँ पर अकेली। उसके शब्द मुंह में रह गए क्योंकि कार्तिक ने उसे हाथ पकड़कर गाड़ी से बाहर खींचकर निकाल लिया था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, कार्तिक अपनी गाड़ी वहां से लेकर चला गया। रितु का दिल दर्द से भर गया। उसने अपना मोबाइल निकाला ताकि पापा को कॉल करके उन्हें उनके पसंदीदा दामाद की हरकत के बारे में बता सके, मगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। पहली बार उसे इस वीरान जगह से डर महसूस हो रहा था। वो सर झुकाकर छोटे छोटे कदम उठाते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगी। अभी कुछ ही सेकंड गुजरे थे कि एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। वो डर से उछलते हुए पीछे की तरफ हटी। लगता है तुम्हारा सो कॉल्ड मंगेतर तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर भाग गया है। अभिषेक की आवाज़ सुनकर
उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढल गए। अरे दीदी, मैं तो तुमसे कहता हूँ ऐसे आदमी को शादी से पहले ही तलाक देकर इसका काम खत्म करो। अजीत भाई और राहुल दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। दोनों ने जज्बाती अंदाज में उसे उसके मंगेतर से रिश्ता खत्म करने की तरकीब दे दी, तो वो भी कड़वाहट भरे अंदाज में मुस्कुरा दी। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक पापा हुक्म नहीं करते तब तक मैं उसके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकती, वरना मैं उनकी नज़र में बहुत बुरी लड़की बन जाऊंगी। वो तो पहले भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। अभिषेक ने उसके लहजे में नमी महसूस की तो अचानक पहलू बदल कर रह गया। क्या तुम हम लोगों के साथ खाना खाना पसंद करोगी? कसम से बहुत भूख लग रही है। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, रितु ने भी चहकते हुए कहा। उसके बाद वो लोगों के साथ खाना खाने के लिए होटल में गई और वहां जाकर उसे सारी कहानी समझ में आ गई। उसका मंगेतर जो उसे बीच सड़क पर छोड़कर गया था, वो इस होटल में एक लड़की के साथ बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। अभिषेक ने अचानक कुर्सी खींचकर उसके सामने रखी और उसके सामने आकर बैठ गया। रितु को अब अपना मंगेतर नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक ने उसका ध्यान दूसरी तरफ से भटकाया और उसकी प्लेट में खाना डालने लगा। वो बस उस इंसान के चेहरे को देख कर रह गई जो किसी और के दिए गए जख्म पर मरहम लगाने का काम कर रहा था। कार्तिक उस औरत के साथ इतना मगन था कि उसे आसपास का कोई होश नहीं था। वो लोग उनके जाने के बाद भी वहीं पर बैठे रहे थे। रितु को अब किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा था। घर वापस जाने के बाद उसने अपने पापा को बताने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, उल्टा उससे डांटने लगे। तुम इतनी छोटी सोच की कब से बन गई हो? इतना तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि वो बिजनेसमैन है और उसका हजारों तरह की बिजनेस वुमेन के साथ रिश्ता रहता है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ वैसा हो जैसा तुम सोच रही हो। वो लोग किसी बिजनेस डील के सिलसिले में भी वहाँ होटल में जा सकते हैं। पापा, आप मुझे बताएं, कौन सी बिजनेस डील पर एक आदमी दूसरी औरत का हाथ पकड़ता है? अजय साहब उसकी बात सुनकर गुस्से में खड़े हो गए। मुझे नहीं लगता कि उसने कोई बहुत गलत काम किया हो। तुम्हारे बस सोचने का नज़रिया छोटा हो गया है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो, अपनी सोच को बदलो, वरना तुम्हारे लिए सोसाइटी में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए थे। वक्त का काम है गुजरना और वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। अभिषेक ने खुद से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अब उस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं रखेगा, लेकिन वो चाह कर भी अपने वादे पर कायम नहीं रह पाता था। जब भी ऋतु उससे बात करती तो वो हर चीज़ भूल जाता, यहाँ तक कि ये बात भी कि वो लड़की किसी और की मंगेतर है। उसको सिर्फ इतना पता था कि वो उससे मोहब्बत करता है। अगले ही हफ्ते ऋतु के घर में उसके पापा की प्रमोशन पार्टी रखी गई और इस पार्टी में भी वो अलग थलग सी एक टेबल पर जाकर बैठी हुई थी, जबकि उसका मंगेतर लड़कियों के झुरमुट में मौजूद था। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी जब अचानक ही एक जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ सुनकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। वो अभिषेक ही था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। अभिषेक के पेरेंट्स एक बार पहले भी उसके पापा यानी अजय साहब से ऋतु के रिश्ते की बात कर चुके थे, लेकिन तब अजय साहब उसका रिश्ता कार्तिक को दे चुके थे। जब ऋतु को इस बारे में पता चला तो उसका दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। जाने कब उसे अभिषेक से मोहब्बत हुई थी, उसे भी इस बात का एहसास न हो सका, लेकिन अब उसे उस इंसान की मोहब्बत उसके दिल में मजबूत जगह बना चुकी थी। इस मोहब्बत को ख़त्म करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो जितना भी उससे दूर जाने की कोशिश करती, वो इंसान उतना ही उसके दिमाग पर सवार होता जा रहा था। दूसरी तरफ अभिषेक का भी यही हाल था। वो दोनों आपस में नॉर्मल अंदाज में बातें कर रहे थे कि तभी अचानक अभिषेक एक पल के लिए खामोश हुआ और दूसरे ही पल गहरी आवाज में बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रितु को लगा कि उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया है। सॉरी, आप कहना क्या चाहते हैं? अभिषेक ने अपनी बात दोहराई। अब किसी भी तरह की गलतफहमी का गुमान नहीं था, क्योंकि वो दो टूक अंदाज में अपनी बात रितु के सामने रख चुका था। रितु ने अचानक एक नज़र अपने पापा पर डाली, जिन्होंने 2 हफ्ते के बाद ही उसकी शादी की डेट रखी हुई थी। उसने तेजी से सर ना में हिला दिया। मैं अपने पापा को धोखा नहीं दे सकती, उसने ये कहा और उठकर अपने कमरे में चली गई। वो लड़की थी और मजबूर थी, लेकिन अभिषेक मर्द था और वो मजबूर नहीं था। उसे पता था अपनी मोहब्बत को किस तरह से हासिल करना है।
वो ऋतु के अंदाज से अपने लिए पसंदीदा के रंग देख चुका था। इसी वजह से उसके दिल में जो आखिरी फांस चुभी हुई थी वो निकल गई थी। बचपन से उसने यही तो सीखा था, जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हासिल कर लो। पहले धीरे धीरे जायज़ तरीके से कोशिश करो, लेकिन अगर कोई रुकावट बनने की कोशिश करे तो उसे रास्ते से हटा दो। उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कार्तिक था, जो कि पहले ही अमेरिका में शादी कर चुका था और यहाँ पर भी उसकी सैकड़ों के हिसाब से गर्लफ्रेंड थी। वो सारी दुनिया के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपनी गर्लफ्रेंड जाहिर भी करता था, लेकिन जब ऋतु को जाहिर करने की बारी आती तो वो अपना और ऋतु का रिश्ता छुपाता था। दूसरा ऋतु के पापा और उसकी सौतेली माँ थे, जिनका अब अभिषेक किसी भी खातिर में सामना करने का इरादा नहीं रखता था। शादी का दिन था। ऋतु ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर निकली थी कि एक काले रंग की गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। अभी उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से गाड़ी के अंदर खींचा और उसकी नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो वो रस्सियों से बंधी हुई नहीं थी, बल्कि एक आलीशान कमरे में मौजूद थी। सामने ही अभिषेक खड़ा मुस्कुरा रहा था। ऋतु को अब उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने नफरत महसूस की थी, जिसने उसे किडनैप करके यहाँ तक लाया था, वो भी उसकी शादी से ठीक पहले। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अभिषेक ऐसी घटिया हरकत करेगा। उसने एक जोरदार थप्पड़ अभिषेक के चेहरे पर मारा। वो अपने होंठ भींचकर जमीन को घूरने लगा। मैंने कहा था ऋतु, मैंने कहा था मुझे तुमसे शादी। अभिषेक की आवाज़ धीमी लेकिन कड़क थी। तुमने इसे मजाक समझा? तुमने समझा कि मैं उन बुज़दिल में से हूँ जो अपनी मोहब्बत को किसी और की सेज पर सजता हुआ देखकर खामोशी से आंसू बहाएंगे? ऋतु गुस्से से तड़प उठी। मोहब्बत? इसे तुम मोहब्बत कहते हो? ये तो खुदगर्जी है, ये पागलपन है। हाँ, शायद पागलपन ही है, अभिषेक ने कहा। उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराई। जिस दिन मुझे तुम पहली बार मिली थी उसी दिन मेरा दिल सीने से निकलकर तुम्हारे कदमों में जा गिरा था। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैंने तुम्हें किन किन गलियों और किन किन शहरों में तलाश न किया। बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए। वो एकदम ऋतु की तरफ बढ़ा। ऋतु डर और गुस्से से पीछे हटी। जब मुझे तुम्हारी मंगनी का पता चला तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था और पीछे हट गया। मैंने सोचा अगर तुम उस इंसान के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में अपनी हार स्वीकार कर लूँगा। उसने गहरी सांस ली। आंखों में बसी चमक उभर आई। मगर वो घटिया इंसान था और मैं तुम्हें उस इंसान के हवाले नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता तो मेरी मोहब्बत पर लानत है। खैर, मैं तुम्हें यहाँ अपनी बेबसी की दास्तान सुनाने के लिए नहीं लाया। जल्दी से अपने आप को दिमागी तौर पर तैयार कर लो। अभी थोड़ी देर में ही हम दोनों की शादी होने वाली है। उसका अंदाज हर तरह के जज्बे से साफ था। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बता रहा हूँ। किसी भी तरह का तमाशा किए बिना अपने आप को शादी के लिए तैयार कर लो, वरना तुम्हारा बाप अगले दिन किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेगा। वो उसे धमकी देना नहीं चाहता था, मगर अंदाजा लगा चुका था कि मैडम पर कुछ ज़्यादा ही अपने बाप की मोहब्बत का भूत सवार है और वो इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। ऋतु बेबसी के मारे उसके चेहरे को देखकर रह गई। जब वो बाहर गई तो वहाँ उसके भाई लोग भी मौजूद थे, मगर उसने किसी से भी बात करना जरूरी नहीं समझा। राहुल ने बनावटी गुस्से से अभिषेक को देखा तो वो कंधे उचकाकर रह गया। बाहर लॉन में शादी का इंतजाम था। थोड़ी देर में ही उनकी शादी हो चुकी थी। रात के वक्त जब अभिषेक कमरे में गया तो कमरे का नक्शा एकदम से बदला हुआ था। उसने अचानक अपने सर पर दोनों हाथ रख लिए। उसके फेवरेट परफ्यूम जमीन पर पड़े किरची किरची हो चुके थे। बेड की चादर जमीन पर थी। अलमारी में जितने भी कपड़े थे वो सारे फर्श पर बिखरे हुए थे और वॉशरूम में पानी की टोंटी खुली हुई थी, जिससे पानी कमरे के अंदर जमा होने लगा था। ये तुमने क्या किया है? वो गले के बल चिल्लाया तो ऋतु दूसरी तरफ करवट बदल कर लेट गई। वो अपने कपड़े बदल चुकी थी और सर तक चादर तान कर लेटी हुई थी। वो आगे बढ़ा। झटका देकर ऋतु का बाजू पकड़कर उठाया तो वो आंखें घुमाने लगी। फिर मासूमियत से बोली, क्या कर रहे हो पतिदेव? मुझे नींद आ रही है, सोने दो मुझे। उसने ऐसे शब्दों में कहा कि अभिषेक के दिल की धड़कन रुक सी गई। अजीब सी बेचैनी उसके पूरे वजूद पर छा गई। ऋतु की नींद से भरी हुई आंखें उसे बुरी तरह बहका रही थीं। दूसरी तरफ ऋतु ने उसकी आंखों में गुस्से की बजाय जुनून की तलब देखी तो बुरी तरह हड़बड़ाते हुए पीछे हटी, लेकिन तब तक वो उसे खींच कर अपने करीब कर चुका था। एक तो तुम्हें सजा देने का दिल ही नहीं करता क्योंकि तुम सर से पैर तक मोहब्बत करने के लायक हो,
ये कहकर वो उसके होंठों पर झुकने ही वाला था कि ऋतु ने अचानक अपने होंठों पर अपना हाथ रख दिया। अभिषेक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने ऋतु का हाथ उठाया और उसके दोनों बाजू पकड़कर पीछे की तरफ बांध दिए। क्या तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे? वो बनावटी गुस्से के साथ बोली। अगर तुम इस तरह जिद करोगी तो मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। इसीलिए अच्छी बीवियों की तरह मेरा साथ दो, मुझे खुश करो, ये तुम्हारा फ़र्ज है और मेरा हक। तुम जिस हक की बात कर रहे हो वो हक मैं मानती नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी की, तुमने मुझे मेरे घर से उठाया है। पहले तो तुम मुझसे इस सब की माफ़ी मांगो, इसके बाद तुम्हें कुछ मिल सकता है। वो आंखें दिखाते हुए बोली। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया। आप जो भी सज़ा देंगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी सज़ा ये है कि अगले 1 महीने तक मेरे करीब नहीं आओगे और ना ही मुझे हाथ लगाने की कोशिश करोगे। अभिषेक बोलकर पछताया कि उसने उसे सज़ा का हक क्यों दिया था। आपकी हर बात मंजूर है लेकिन ये नहीं। ये कहकर वो फिर से उसके होंठों पर झुकने लगा तो ऋतु ने जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लिया। अब की बार अभिषेक के माथे पर बल पड़ गए। वो उसके होंठों पर झुककर जबरदस्ती उन्हें अपने कब्जे में ले चुका था। ऋतु ने विरोध करने की कोशिश की लेकिन फिर धीरे धीरे उसका विरोध दम तोड़ने लगा। जब अभिषेक उससे दूर हुआ तो वो उसके सीने पर सर रखकर गहरी गहरी सांसें ले रही थी, जबकि अभिषेक उसकी सांसों की तपिश को अपने सीने पर महसूस करते हुए बुरी तरह से जुनूनी हो रहा था। उसने बहुत ही सावधानी के साथ ऋतु को बेड पर लिटाया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाने लगा। ऋतु ने तड़पते हुए उसके सर को अपने हाथों में थाम लिया तो वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए फिर से उसकी गर्दन पर अपनी मोहब्बत की निशानियां छोड़ने लगा। मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। तुम इस तरह से मेरे करीब आकर मुझे काबू में नहीं कर सकते। उसने फूली हुई सांसों के बीच मुश्किल से ये शब्द कहे, क्योंकि अभिषेक दोबारा से उसकी सांसों को गिरफ्तार कर गया था। तुम्हारी नाराजगी भी सराखों पर। तुम 1000 बार नाराज होगी और मैं 1000 बार तुम्हें मनाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अपनी कुर्बत से बेगाना मत करो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने तुम्हें कितना चाहा है और मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है। वो एक बार फिर से जुनूनी हो रहा था। जैसे ही अभिषेक ने उसके कंधे को हल्का सा काटा वो सिसक कर रह गई। उसकी सिसकियाँ अभिषेक को और भी बेचैन कर रही थीं। वो बेकरार होकर एक बार फिर से उसके वजूद पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ने लगा। जैसे ही उसने शर्ट के नीचे हाथ डालते हुए ऋतु की धड़कनों को अपने हाथों में लेकर हल्का सा दबाया, वो बेचैन होते हुए उठकर बैठ गई। अभिषेक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने शर्ट के नीचे कुछ नहीं पहना है। जब उसके हाथ उसकी नरम मुलायम धड़कनों पर पड़े तो ऋतु का दिल तेजी से धड़कने लगा था और वो हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। तो वहीं अभिषेक के पूरे बदन में भी एक करंट सा दौड़ गया था। वो धीरे से खुलकर मुस्कुरा दिया, क्योंकि जानता था कि आज से पहले उसके करीब कोई भी मर्द नहीं आया था। इसी वजह से वो उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। तुम मुझे इस तरह छूकर बेचैन कर रहे हो। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे खुद पर काबू नहीं हो रहा, ऋतु ने कांपते होंठों से कहा। उसकी बेचैन हालत देखकर अभिषेक जोर से हंस पड़ा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। वादा करता हूँ मेरी जान, थोड़ी देर में ही तुम्हारी सारी बेचैनी दूर हो जाएगी। बस एक बार मुझे वो सब कुछ करने दो जो मैं करना चाहता हूँ। तुम खुद मेरी संगत के लिए तैयार हो जाओगी। उसने उसकी नरम कमर को दबोचते हुए कहा। ऋतु ने उसकी आंखों में देखा, जहां सच्चाई और इजाज़त मांगती नज़रें मौजूद थीं। वो अभी भी थोड़ी सी डरी हुई थी। जब उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं तो वो तड़पते हुए सवाल करने लगा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मेरा छूना तुम्हें बुरा लग रहा है? ऋतु ने तेजी से सिर ना में हिला दिया। अभिषेक के दिल को सुकून मिल गया। पापा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे पापा के दिल में तुम्हारे हवाले से जितनी भी गलत फहमियाँ हैं मैं सब दूर कर दूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा रखो। तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ऋतु के दिल को जो बात काफ़ी देर से परेशान कर रही थी वो उसकी ज़बान पर आ गई। उसे लग रहा था कि अभिषेक को उससे सिर्फ एक अट्रैक्शन है। जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी वो उसे छोड़ देगा। लेकिन अभिषेक ने उसकी ये गलत फहमी भी दूर कर दी। मैं तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। हमेशा तुम्हें अपने सीने से लगा कर रखूंगा और तुमसे ऐसे ही मोहब्बत करता रहूंगा। सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो। अपने आप को मेरे हवाले कर दो और मुझे अपने वजूद पर मोहब्बत की छाप लगाने दो। तुम्हें अपने किसी भी फैसले पर पछतावा नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है।
उसने अभिषेक की बातों पर यकीन करते हुए अपने आप को उसके हवाले कर दिया। जैसे जैसे रात सरकती जा रही थी, वो अपनी मोहब्बत की बारिश में उसे भिगो रहा था। सुबह जब वो सोकर उठी तो अभिषेक पहले से ही वहां पर मौजूद था। वो उसके सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। जब उसे अपनी धड़कनों पर दबाव महसूस हुआ तो वो सहमते हुए पीछे की तरफ हटी, लेकिन अभिषेक फिर से उसे अपने शिकंजे में ले चुका था और उसकी धड़कनों में फिर से अपना चेहरा छुपा गया। पापा के पास जाना है, तुमने मुझसे वादा किया था। अभिषेक गहरी सांस लेते हुए उठकर बैठा। जानता था कि उसकी सुई अभी तक उसी जगह पर अटकी हुई है। वो अभिषेक से छुपती फिर रही थी, जबकि वो उसके इस अंदाज पर मुस्कुरा रहा था। जब वो हवेली वापस गए तो उसके पापा ने उसे सीने से लगा लिया और छोटे बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। अभिषेक ने कल ही सारी बातें उन्हें बता दी थीं। उन्हें कार्तिक की असलियत के बारे में बताया, जो पहले से शादीशुदा था, और ये शादी वो सिर्फ बिजनेस में फ़ायदा देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें नीचा दिखाने के लिए कर रहा था, क्योंकि एक बार अजय साहब ने कार्तिक की भरी महफिल में इंसल्ट कर दी थी और वो इसी बात का बदला लेना चाहता था। ये सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स अभिषेक ने निकलवा ली थी और यही उसने अजय साहब को सुना दी। अभिषेक ने उनकी पत्नी के झूठ के बारे में भी बताया कि वो कार्तिक के साथ मिली हुई थी। अजय साहब बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और रो रो कर माफ़ी मांगी। ऋतु के लिए इतना ही काफ़ी था। उसके पापा को एहसास हो गया था कि उसने हमेशा सही फैसले किए हैं। दूसरी तरफ अभिषेक के पेरेंट्स ने भी अपनी बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लिया था। अजय साहब ने यह कहकर उसे अपने घर में रख लिया, मैं चाहता हूँ तुम लोगों की विदाई दोबारा करूँ। इस तरह चुपके चुपके शादी करना मुझे सही नहीं लग रहा। सारी दुनिया को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से हुई है। बस एक ही हफ्ते के बाद उन्होंने अभिषेक और ऋतु की धूमधाम से शादी कर दी। ऋतु अभिषेक का साथ पाकर बेहद खुश थी और अभिषेक भी उसके साथ संतोष महसूस कर रहा था। अजय साहब अपनी दूसरी पत्नी को तलाक दे चुके थे, मगर उन्होंने अपने बच्चों के साथ ज्यादती नहीं की। जिसका जितना भी हिस्सा बनता था उन्होंने वो हिस्सा बच्चों को दे दिया। ऋतु को अजय साहब ने बंगला देने की बात कही तो उसने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस बंगले का क्या करूँगी जहाँ हमेशा मेरी माँ के साथ जुल्म हुआ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, मुझे और किसी चीज़ की अब ख्वाहिश नहीं। अभिषेक और ऋतु पहले की तरह यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। शादी के बाद भी दोनों एक साथ क्लास अटेंड करते, एक साथ कैंटीन में बैठकर खाना खाते और छुट्टी होते ही घर वापस आ जाते। अभी दोनों ने बच्चे का प्लान नहीं बनाया था। एक दूसरे के करीब आने से पहले वे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन एक रात जज्बातों में अभिषेक बहक गया। पागल हो गए अभिषेक, दूर हटो मुझसे। उसने अभिषेक को दूर हटाया। ऋतु समझने की कोशिश करो यार, खुद को नहीं रोक सकता। वो बेतहाशा गहरी गहरी सांसें लेता हुआ ऋतु को अपने होठों से छूने लगा। तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए अभिषेक, पिछली बार ही मैं तुम्हें याद दिला चुकी थी। लेकिन अभिषेक सुन कह रहा था। उसके शर्ट के बटन खोलता हुआ वो उसकी बिरा के हुक भी खोल गया था और उसकी नरम धड़कनों को पीते हुए अपने अंदर तक सुकून उतरता हुआ महसूस करने लगा। अब तो ऋतु की भी सांसें गहरी हुई थीं। उसने काफ़ी देर तक अभिषेक को मनाने की कोशिश की, लेकिन थक हार कर वो भी खामोश हो गई, क्योंकि उसका मन भी अभिषेक की बाहों में सिमटने के लिए मचल रहा था। अभिषेक कभी उसकी नाजुकी को सहलाता तो कभी उसकी धड़कनों को। उसे पूरी तरह मदहोश कर चुका था और उस रात वो और ऋतु बिना किसी प्रोटेक्शन के एक दूसरे के करीब हो गए और दोनों के बीच सब कुछ हो गया। ऋतु अब घबरा रही थी, आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर लग रहा है, अगर बच्चा हो गया तो। अभिषेक हंस पड़ा। तो इसमें रोने वाली क्या बात है, ये तो खुशी की बात है। ऋतु ने कहा, नहीं अभिषेक, तुम समझ नहीं रहे। मैंने सुना है जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत दर्द होता है। 9 महीने तक इसे पेट में सहना पड़ता है। मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। मैं तो बस अभी पढ़ना चाहती हूँ। पहले मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन तुम्हारे साथ जब यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। बस अभी मुझे बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना। अभिषेक ने उसे अपनी बाहों से लगाते हुए कहा, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर बच्चे को संभाल लेंगे। तुम अपनी पढ़ाई भी पूरी करना। और रही बात बच्चे पैदा करने की, तो ये दर्द तो हर औरत को होता है और ये तो औरतों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होती है। अभिषेक की बातों से ऋतु को थोड़ी हिम्मत मिली और फिर सचमुच 20 दिन के बाद ही उसे चक्कर आने लगे। उसने डॉक्टर से चेकअप करवाया और पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अभिषेक ने उसका बहुत ख्याल रखा और जब ऋतु लेबर रूम में थी, अभिषेक उसके साथ साथ मौजूद था।
एक पल के लिए भी वो उसके पास से हटा नहीं था। वो लगातार उसे हिम्मत दे रहा था। बस थोड़ी सी देर और मेरी जान, थोड़ी सी हिम्मत और कर लो, बस थोड़ा सा पुश करो। और फिर पूरे जोश के साथ ऋतु ने बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर ऋतु की सारी तकलीफें कम हो गईं। वो पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन अपनी प्यारी सी बेटी को अपनी बाहों में पाकर सारी थकान, सारा दर्द गायब हो गया। अभिषेक की जान, जो ऋतु की हालत देखकर अटकी हुई थी, उसने अपनी बच्ची को अपनी बाहों में समेट लिया और अपनी मासूम सी बच्ची के माथे पर होंठ रखकर इस खुशी को अपने अंदर तक उतरता महसूस किया था। बच्ची को ऋतु के बराबर में लिटाते हुए उसने ऋतु के दोनों हाथ कसकर थाम लिए और उसके हाथों को चूम लिया। आंखों में खुशी के आंसू थे। ऋतु, तुमने मुझे वो खुशी दी है कि मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका सकता, कहते हुए उसने ऋतु के माथे को चूम लिया था। दूसरे ही दिन वो ऋतु को डिस्चार्ज कराकर घर ले आया था। घर में जैसे खुशियों का समा बंध गया था। अभिषेक के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। ऋतु के बाद उनके घर में ये दूसरी खुशी थी जो इतने सालों के बाद आई थी। दोनों की फैमिली पूरी हो गई थी। जिंदगी का सफ़र अब और भी सुहाना हो गया था, जहाँ छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी नोक-झोंक उनकी ज़िंदगी को मुकम्मल बना रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।